हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पीवाई के क्वेश्चन आए थे, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज के हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारी इक्वेशन होती है, नेक्स्ट इक्वेशन, उस पर बेस्ड होंगे। और साथ ही साथ कोलराउस लॉ पे जो भी क्वेश्चन हो उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के अंत तक बने रहे, क्योंकि अब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 27 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो अब हमारे पास ना के बराबर टाइम बचा है, ओनली 1 मंथ बचा है। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी की ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग करें। और साथ ही साथ जो हमारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और इंटेक्स के क्वेश्चन हैं और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं और एग्जाम्पल हैं, उन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ए सेल एंड इट्स ईएमएफ इज गिवन बिलो। एक सेल और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे हमको दिया गया है। और यहाँ पे हमको बताना है कि जो उसका हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, हमको उसके कैथोड की जो रिडक्शन हाफ सेल है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे गिब्स फ्री एनर्जी है उसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बताना है। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देखो। हम सभी जानते हैं कि सपोज हमारे एक जो डैनियल सेल है उसी को समझते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है जब इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं हम रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ठीक। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो जो सबसे हम बेसिकली सेल यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर वाला, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक टू आयन में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो, जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एक कहाँ पे होता है, ये ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। और उसके साथ ही साथ जो हमारा कॉपर है, अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये सीधे कन्वर्ट होता है हमारे कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, यानी इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ होता है, हमेशा रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया है प्लेटिनियम H2 और H+, एंड यहाँ पे जो डबल एरो रिप्रेजेंट करता है ये हमारे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कॉपर टू आयन एंड कॉपर। तो और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल भी दिया गया है। ठीक है। सेल का जो ई सेल है वो भी हमको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है कि जो उसका रिडक्शन हाफ सेल और कैथोड पे उसका रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो हमारा H2 है, अगर H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक मिनट, अगर H2 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सीधे H+ में कन्वर्ट हो गया। तो यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। ये तो हो गई हमारी एनोड वाली रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। ये तो हमको बतानी नहीं है, हमको बतानी है यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पे देखो, कैथोड यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, तो यहाँ पे कॉपर टू आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, कॉपर टू आयन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉपर सॉलिड में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। और एक वहाँ पे हो रही है हमारी कैथोड पे। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे देखो, हाउ इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ये जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G0 है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। तो इस यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। तो
तो ये हो गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बिटवीन रिलेशनशिप। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log QC। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन अभी तक बन गए। ये भी 1 मार्क्स से का था, ये भी 1 मार्क्स से का। उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 3 मार्क्स से का। ठीक है, न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यानी मैग्नीशियम आयन न मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉपर टू आयन सीधे कन्वर्ट हो रहा है हमारा कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमको इनका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पे हम ई नॉट सेल को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है हमारा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी हमको जो दोनों रिएक्शन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड वाली रिएक्शन कौन सी है हमारी, ए वाली रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे +0.34 माइनस, और उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे एनोड की वैल्यू भी क्या दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं हमारे, लॉस हो रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, -2.37। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 0.34 + 2.37। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.71 वोल्ट। 2.71 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, EMF यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। और एक बात याद रखना, जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन, चाहे वो सॉलिड होगा या प्योर लिक्विड होगा, उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी हमारी 2.71 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, वहाँ आती है एन की वैल्यू आई थी, जैसे सपोज मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा, मैग्नीशियम 2 आयन में। तो और साथ ही साथ जैसे कॉपर 2 आयन है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा, कॉपर सॉलिड में। तो इसने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक, उसके बाद लॉग, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है 1.0 × 10⁻³ तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी हमारी 0.1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे 1 × 10⁻³ तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको 0.1 को 10 की पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर हो गया हमारे -1। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर -1 और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम होगी तो दोनों क्या होंगे हमारे ऐड हो जाएंगे। अगर ये 10 की पावर नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर, ये हो गया हमारा -1 +2 +3 यानी 10 की पावर 2। तो यहाँ पे एक लॉग की वैल्यू लिखना, अगर 10 की पावर x है, अगर 10 की पावर कोई भी x है तो उसको लिखेंगे हम x इंटू लॉग 10। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा हमारा x यानी 2 आगे आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग
10 की पावर 2। ये हमारे इक्वेशन में था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अगर हम इसको अभी बताया मैंने, जब कोई वैल्यू अगर लॉग 10 की पावर x है तो x से इंटू उसको बोलते हैं, उसको लिखते हैं हम log 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2.71 माइनस 0.059। तो यहाँ से इस सेल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इस सेल की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 2.65 वोल्ट है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको उसका ई नॉट सेल निकालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, और साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वहाँ से हमारा डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आया था ऑप्शन में, देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पे हमको कोलराउस लॉ को बताना है। तो कोलराउस लॉ क्या है, कोलराउस लॉ इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कोलराउस लॉ यह है कि देखो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होता है। उसका स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखें तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो भी उसके कटायन और अनायन है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के कटायन और अनायन के बराबर होता है। सपोज यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो जो NaCl है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन। इसमें कटायन क्या हमारा Na प्लस एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन, इसमें अनायन क्या हमारा क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पे यही था इसका कोलराउस का स्टेटमेंट क्या था, उसका स्टेटमेंट यह था कि देखो अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उसके इंडिविजुअल कटायन और अनायन के कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसका स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of cation and anion of the electrolyte। सपोज हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो कटायन और अनायन के इंडिविजुअल कटायन और अनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आती है। सपोज यहाँ पे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिडिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3COOH। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो एसिटिक एसिड है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगा, जो इसके एसिटिक एसिड के कटायन और अनायन है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये हो गया देखो इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो कटायन और अनायन का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा वही हमारा टोटल सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक, ये था हमारा इसका स्टेटमेंट। उसके बाद इसमें एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था फैराडे के लॉ से। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम फैराडे के टर्म में बताना है कि इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रिएक्शन याद होनी चाहिए। इसमें 2-3 रिएक्शन होती है, वो हमको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे हमको खुद में खुद याद हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है। जैसे सपोज एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, वो सीधे कन्वर्ट हो गया हमारा एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और हम सबसे भी जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका मास कितना होता है 27 ग्राम। ठीक, और हम सभी जानते हैं कि जो चार्ज ऑन 1 मोल किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन 1 मोल बराबर होता है हमारा 1 फैराडे। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यानी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे 3 फैराडे के बराबर होंगे। क्योंकि देखो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो यहाँ पे 3 मोल है यानी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किसके बराबर होंगे 3 फैराडे। तो यहाँ पे 3 फैराडे कितना मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मास कितना होता है हमारा एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। तो सपोज यहाँ पे देखो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर 3 फैराडे हमारे 27 ग्राम अगर
1 मिनट। अगर 27 ग्राम हमारे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/27, वो तो 1 ग्राम हो गया। बट यहाँ पे हमको कितना बताना है, टोटल 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कितना कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो अगर 27 ग्राम हमारा 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 3 फैराडे प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम करेगा हमारा 3/27 ग्राम। तो 40 ग्राम कितना करेगा, 40 ग्राम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा 3/27 इंटू 40 फैराडे। तो ये हो गया हमारा 3/9। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9 को हम 40 से वो करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 4.44 इलेक्ट्रिक फैराडे। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको लॉग केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दिखा है, जिंक प्लस कॉपर टू आयन इज इक्वल टू जिंक टू आयन एंड कॉपर। तो यहाँ पे हमको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, कॉपर टू आयन का और जिंक टू आयन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन कौन सी थी हमारी, जिंक किस में कन्वर्ट होता है हमारा, जिंक टू आयन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा था हमारा कॉपर। अगर कॉपर टू आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, जो वहाँ पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू दी है वहाँ पे हमको -0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की वैल्यू दी है वहाँ पे +3.14, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की वैल्यू क्या है हमारी +0.34 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू क्या है यहाँ पे -0.76। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये प्लस हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारा +0.34 +0.76। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 1.10 वोल्ट। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ से ई सेल की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है हमारी 1.10 वोल्ट। उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, लॉग केसी। हमको क्या फाइंड आउट करना है वहाँ पे, लॉग केसी। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है लॉग ना ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n log Kc। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन देखो ना, फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n log Kc। तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे थे वहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो log Kc इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू आई थी हमारे यहाँ पे 1.10 वोल्ट और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पे 0.059। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो 2 इंटू 110 इंटू 5। यहाँ से हम जब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 100 और जब हम इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1000। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से आ गया हमारा, देखो यहाँ से आ गया हमारा टोटल 2200/59। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3728। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो इसमें हमारे
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हमारे नेक्स्ट इक्वेशन से बनते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कंडक्टेंस वाला टॉपिक है वहाँ से भी हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोलराउस लॉ हो गया, और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारे फैराडे के लॉ हैं वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे देगा, हमसे पूछेगा कि यहाँ पे कितना फैराडे प्रोड्यूस होगा, और कहीं पे पूछ देता है कि यहाँ पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पास करानी पड़ेगी। उन सभी क्वेश्चनों को हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने हमके क्या होते हैं, उनमें कमांड बनते जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।